इस वीडियो में हम बात करेंगे परिकल्पना, उपकल्पना, प्राकल्पना या हाइपोथेसिस की। आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर आप पहली बार गए हैं और वहाँ आपको एड्रेस नहीं पता, वहाँ पर किसी तरह के साइन बोर्ड्स नहीं लगे हैं, वहाँ आपको कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, तो खुद से रास्ता ढूंढ के मंजिल तक पहुँचने में, उस जगह तक पहुँचने में आपको बहुत समस्या आएंगी। वहीं अगर आपको किसी तरह के साइन बोर्ड अवेलेबल हो, कोई रास्ता बताने वाला हो, या आजकल जैसे ऑनलाइन मैप हैं वो काम कर रहे हों, तो आप आसानी से अपनी जगह पर पहुंच सकते हैं। कुछ ऐसा ही होता है रिसर्च के मामले में, जब आपको एक निष्कर्ष तक पहुंचना होता है, किसी प्रश्न का जवाब ढूंढना होता है और आपके पास एक कोई गाइड करने वाला हो, कोई ऐसा हो जो आपको रास्ता दिखा सके, तो आप थोड़ा सा आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं, वरना आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो वो गाइड, वो आपका मार्गदर्शक परिकल्पना होती है, उपकल्पना होती है, हाइपोथेसिस या प्राकल्पना भी इसे कहा जाता है। परिभाषा देख लेते हैं। एम.एन. गोपाल ने इसकी परिभाषा दी है, ज्ञात व प्राप्त तथ्यों के आधार पर बने एक सामान्य प्रेक्षण पर आधारित कार्यवाही या अस्थायी उपचार या समाधान, जो कि कुछ विशेष घटनाओं को समझने और अन्य की खोज में मार्गदर्शन करता है। यानी पहली बात, हमारे पास जो तथ्य पहले से ज्ञात होते हैं, जो हमें पहले से प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर हम एक प्रेक्षण बना लेते हैं और एक अस्थायी समाधान निकाल लेते हैं, और उस समाधान को लेकर हम रिसर्च में आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होता है, हमें घटनाओं को समझने में और कुछ नई घटनाओं की खोज करने में मार्गदर्शन मिलता है। उसी को परिकल्पना कहते हैं। उपकल्पना की विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें तथ्यों का सारांश नहीं होता, बल्कि सामान्यीकरण होता है। यानी तथ्यों के बारे में एक एक करके जानकारी अलग अलग नहीं दी जाएगी, किसी भी तथ्य को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, उसके फीचर नहीं बताए जाते हैं, एक सामान्य धारणा होती है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए एक अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान करना है, उसका प्रश्न है कि किसी मोहल्ले में जाकर उसे पता करना है कि वहाँ पर लोगों को गुजारा करने के लिए मासिक कितनी रकम की आवश्यकता होती है। तो वो एक उपकल्पना अपने मन में बना लेता है कि 15,000 रुपये में गुजारा हो जाना चाहिए, और उसको लेकर वो आगे बढ़ता है। अब 15,000 रुपये मासिक हो सकता है, उतने में काम चल जाता हो सकता है उतने में काम नहीं चलता हो, लेकिन वो बाद में पता चलेगा। शुरू में एक हमारे पास एक फिगर हो जाती है, एक बात हो जाती है करने के लिए, एक रास्ता हो जाता है जिस पर चलना होता है। तो उसमें आप 15,000 में कौन कितने रुपए किस पर खर्च हो रहे हैं, वो मैटर हाइपोथेसिस का नहीं है, वो रिसर्च की बात है। ये एक सामान्यीकरण होगा बस, कि 15,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से यहाँ पर लोग अपना घर खर्च चला सकते हैं। ये सरल शब्दावली में होती है। उसी वाक्य को फिर से दोहराइए, 15,000 रुपये खर्च में महीने का गुजारा चल सकता है। सरल है। प्रयोग सिद्धता का गुण होता है। हालांकि किसी भी सामाजिक अनुसंधान में आप एक अटल सत्य को, एक ऐसी बात को नहीं ला सकते जैसे इंग्लिश में यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है, क्योंकि समाज में हर किसी के लिए सच का चेहरा अलग अलग होता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ऐसी उपकल्पना बनाई जाए और ऐसी रिसर्च भी हम पूरी करें जिसे कुछ एक कसौटी पर आप सिद्ध कर सके, प्रयोग करके उसका जांच पड़ताल कर सके। तो उपकल्पना में ये विशेषता होनी चाहिए, होती है। धनात्मक व ऋणात्मक हो सकती है। जो हमने बात कही उसे आप दूसरी तरह से भी पेश कर सकते हैं कि 15,000 रुपये में गुजारा हो सकता है, ये धनात्मक उपकल्पना है। 15,000 रुपये मासिक में गुजारा नहीं हो सकता, ये ऋणात्मक उपकल्पना है। तो ये दोनों तरह की हो सकती है। अगर परिकल्पना उचित तथ्यों के आधार पर बनी होगी तो वो उपयोगी ही होंगे। यहाँ ये बात ध्यान देने लायक है कि परिकल्पना बनाते समय आपको उसे सत्य या असत्य साबित नहीं करना होता है, वो रिसर्च का काम है आगे चल के। लेकिन अगर परिकल्पना आपने ठीक आधार पर बनाई है तो वो चाहे गलत सिद्ध हो जाए, लेकिन वो आपकी रिसर्च पूरी करवा देगी, तो उसे उपयोगी ही माना जाएगा। जैसे यही 15,000 वाले प्रश्न पर फिर से आते हैं। तो अगर अंत में जाकर हमें पता चले कि वहाँ पर गुजारा करने लायक जो खर्च है वो 32,000 है 15,000 की बजाय, तो भी हम 32,000 तक पहुँचे हैं उस 15,000 के प्रश्न को लेकर, तो हम उसे उपयोगी मानेंगे। परिकल्पना का महत्व क्या होता है रिसर्च में, अनुसंधान में, उस पर बहुत बात की जा सकती है। अब मार्गदर्शक का जो रोल होता है किसी व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाने, वो सबको पता है। तो इसके बारे में जोहदा और कुक ने अपनी बुक में लिखा है कि उपकल्पनाओं का निर्माण करना और उनका सत्यापन करना, यही वैज्ञानिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य होता है। वैज्ञानिक अध्ययन यानी कोई भी रिसर्च जो है उसका उद्देश्य ही वो ये कहते हैं कि आप कोई उपकल्पना बनाइए, आप किसी विषय में एक हाइपोथेसिस सोचिए और फिर उसको सत्यापित, उसको वेरीफाई कीजिए, वो सही है या गलत है। दोनों स्थिति में आपको एक निष्कर्ष मिलेगा, और वही अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य होता है। इतना इम्पोर्टेंट इन्होंने परिकल्पना को माना है।
अब हम इसकी कुछ उपयोगिताएं देख लेते हैं। सबसे पहली है कि इससे अध्ययन में निश्चितता स्थापित होती है। परिकल्पना होगी तो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर पाएंगे, उस दिशा में अनुसंधान कर पाएंगे, आपको हर जगह अलग अलग तथ्यों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। अध्ययन क्षेत्र को सीमित भी करती है। सीमित करने का अर्थ है कि समाज में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उनमें से आप किस प्रश्न पर पूछना है। अब जैसे यही उपकल्पना हमारी जो 15,000 मासिक खर्च वाली है उसी को ले लें, तो आप जब 15,000 खर्च पर फोकस करेंगे तो आप सिर्फ उस घर के अलग अलग खर्चों के अमाउंट को जानने में फोकस करेंगे, तो ये अध्ययन क्षेत्र को आपके सीमित कर देगा, आपके काम को आसान कर देगी। अनुसंधान की दिशा निर्धारित करती है। एक परिकल्पना है वही तय करती है कि अनुसंधान सही दिशा में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये उसके उद्देश्य को भी स्पष्ट करती है। जैसे फिर से उसी बात को लें तो हमें सिर्फ खर्च पर ध्यान देना है, ये हमारा उद्देश्य है। उपयोगी तथ्यों के संकलन में सहायक है। अब आपका उद्देश्य स्पष्ट होगा, आप सही दिशा में अनुसंधान कर रहे होंगे, तो उससे क्या होगा, आपके सामने जो तथ्य आएंगे वो भी तो उपयोगी तथ्य ही आएंगे, आपके पास फालतू बातें आएंगी ही नहीं जिन पर आपको अलग से सोचना पड़े। तर्क संगत निष्कर्षों में सहायता करती है। जब आपके पास तथ्य उपयोगी होंगे ना, तो आपके जो निष्कर्ष निकलेंगे वो भी तर्क संगत होंगे। यानी अगर आप वो 15,000 से अधिक खर्च दिखा भी रहे हैं तो आपके पास उसको जायज़ ठहराने के लिए तर्क होंगे कि 15,000 में क्यों खर्च नहीं चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण इसकी उपयोगिता यह है कि ये सिद्धांतों के निर्माण में योगदान देती है। इस तरह की रिसर्च हो सकता है सरकार तब करवाए जब उसे बीपीएल एपीएल को डिफाइन करना हो, बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को डिफाइन करना हो, तब सरकार हो सकता है कि ऐसी कोई रिसर्च करवाए कि कितने पैसे में लोगों का गुजारा चल जाता है। अगर कोई उतने नहीं कमा रहा है तो हम उसे बीपीएल मान लेंगे। तो अगर ये आपका सारा अनुसंधान उस उपकल्पना के आधार पर बना है और वो सही है, तो वो आगे चलकर सिद्धांत भी बन सकता है। सरकार उसको एक सिद्धांत ही मान लेगी कि 32,000 रुपये या 27,000 रुपये या 15,000 रुपये, जो भी आपका निष्कर्ष है, उतने से कम आय वाले परिवार को बीपीएल परिवार माना जाए। तो कोई भी परिकल्पना अगर वो सही साबित होती है तो वो सिद्धांत बनती है। जैसे कई बार आपने ट्रक्स के पीछे स्लोगन देखा होगा, कोई मिनी ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, मैं बड़ा होकर ट्रक बनूंगा। तो उसी टाइप से परिकल्पना कहती है कि मैं बड़ी होकर सिद्धांत बनूंगी, मैं सही साबित होकर सिद्धांत बनूंगी। बात करते हैं प्राकल्पनाओं के स्रोत की। प्राकल्पना देखिए, मैंने तीसरा वर्ड अलग से इस्तेमाल किया यहाँ पर, उपकल्पना, परिकल्पना, प्राकल्पना। प्राकल्पनाओं के स्रोत व्यक्तिक हो सकते हैं। अब ये 15,000 वाली बात हो सकता है उस व्यक्ति खुद के मन से आई हो, उसमें व्यक्तिक स्रोत में हालांकि अंतर्दृष्टि होती है, आदमी सोच विचार करके किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। सूझबूझ हो सकती है, कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर उसको सोचने की बजाय अपनी तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता हो। परिकल्पना हो सकती है उसकी, उसने हवा में कह दिया हो कि हाँ 15,000 में काम चल जाएगा। यह अनुभव हो सकता है, वो हो सकता है वो भी उसी सोशल बैकग्राउंड से आता हो, तो 15,000 में उनका घर खर्च चल रहा हो, तो उसके माइंड में आ गया कि 15,000 रुपये पर्याप्त है। बाह्य स्रोत की बात करें तो बाह्य स्रोत वो हो सकते हैं समाज और संस्कृति। जिस तरह के समाज में लोग रहते हैं तो पता होता है कि हमारे आसपास कैसे चीज़ें काम करती हैं। वैज्ञानिक व अन्य सिद्धांत, अब इसमें हो सकता है कि कोई पहले से इस तरह का वैज्ञानिक सिद्धांत बना हुआ हो जो बताता हो कि व्यक्ति को इतनी कैलोरी जो है प्रति व्यक्ति घर में खाने के लिए खर्च की जा सकती हैं और उसका पैसे में कन्वर्जन इतना होगा। इसी तरह से व्यक्ति को महीने में या साल में इतनी बार जो है नए कपड़े खरीदने चाहिए। कोई भी ऐसा कुछ भी सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत की मैं बात कर रहा हूँ या वैज्ञानिक की, हो सकता है जहाँ से वो प्रेरणा लेकर अपनी प्राकल्पना बना सकते हैं। सादृश्यता या एनालॉजी होती है, एक चीज़ की दूसरी से तुलना करना और उसे दोनों जगह इस्तेमाल करने लायक समझना, वो सादृश्यता होती है, एनालॉजी होती है। तो इस टाइप की भी कोई चीज़ ध्यान में रखी जा सकती है प्राकल्पना का निर्माण करते वक्त। या फिर अगर उस क्षेत्र में कोई दूसरे अनुसंधान हुए हों तो वो भी प्राकल्पना के लिए आपका स्रोत बन सकते हैं। अब उपकल्पनाओं के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इस पर बहुत सारे रिसर्चर्स की बहुत सारी अलग अलग धारणाएं हैं। तो जो प्रमुख हैं वो मैंने सब इसमें दे दी हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर निष्कर्ष पर पहुंचना कि ये उपकल्पना का प्रकार है जब उन बड़े बड़े विचारकों के लिए संभव नहीं है, तो हम एक छोटे से वीडियो में क्यों किसी एक निष्कर्ष पर पहुँचे। अब पेपर में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी विचारक की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है, तो मैंने जो प्रमुख विचारकों ने इनके वर्गीकरण किए हैं वो यहाँ पर रखे हैं। एम.एन. गोपाल ने बताया है कि दो तरह की उपकल्पनाएं होती हैं, अशुद्ध या मिलीजुली या मौलिक। जैसे क्रूड, जैसे तेल होता है ना, तेल जिस तरह जिस रूप में धरती से निकाला जाता है उसे क्रूड ऑयल बोलते हैं, कच्चा तेल। तो ऐसे ही जो उपकल्पना डायरेक्ट हमारे माइंड में आ गई वो मौलिक है। और विशुद्ध या पुनर्परीक्षित, रिफाइंड, अब उसी तेल को जब साफ कर दिया जाता है क्रूड ऑयल को तो वो रिफाइंड ऑयल कहलाता है। इसी तरह से परिकल्पना पर जब आप थोड़ा विचार विमर्श कर लेते हैं, उसमें से गैर जरूरी चीज़ों को हटा देते हैं, उसे सिर्फ आपके अनुसंधान के
नज़रिए से आप उसको एक शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, वो विशुद्ध हो जाती है। अब इसके भी स्तर होते हैं। सामान्य स्तर की उपकल्पना जिसमें ज़्यादा जटिलताएं नहीं होती हैं, जटिल स्तर की उपकल्पना जो इससे थोड़ी जटिल होती है, और अंत संबंधित जहाँ पर एक से ज़्यादा चर या एक से ज़्यादा उपकल्पना एक दूसरे से संबंध रखती हों। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने अपना वर्गीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि दो तरह की उपकल्पनाएं हैं। तात्विक उपकल्पना ये एक सामान्य प्रकार की होती है, इसका परीक्षण नहीं करना होता, ये सिंपल बातें होती हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि नेता को अपने काम में ईमानदारी बरतनी चाहिए, किसी कर्मचारी को भी अपने काम में ईमानदारी बरतनी चाहिए। सबको पता है कि ये बातें बेसिक सी हैं और इसका कोई परीक्षण नहीं करना होता है कि कोई कर्मचारी ईमानदारी रखेगा तो क्या होगा, तो ये बेसिक है। सांख्यिकीय उपकल्पना ये थोड़ी सी टिपिकल होती है और ये ज़्यादा बड़े स्तर पर प्रयोग भी होती है। इसमें चरों के संबंध पर अनुमान लगाया जाता है। वो 15,000 वाला कथन हम वापस अगर लेकर आए तो आप सांख्यिकीय उपकल्पना बनाएंगे कि 15,000 में मासिक खर्च चल जाएगा। वहाँ पर आप क्या देखेंगे, आप उन खर्च किए जाने वाले चरों को देखेंगे कि एक परिवार में खाने पर खर्च करना होता है, कपड़े वगैरह खरीदने पर खर्च करना होता है, मनोरंजन पर खर्च करना होता है, उन्हें बच्चों की फीस वगैरह पर खर्च करना होता है। आप उनके और पैसों के बीच में एक संबंध बनाकर अनुमान लगाते हैं, फिर आप वो उपकल्पना बताते हैं कि 15,000 रुपये ठीक है, और फिर आप उसको परीक्षण भी कर सकते हैं। तो ये होती है सांख्यिकीय उपकल्पना। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह का वर्गीकरण है ये। मैकगुइगन का एक और वर्गीकरण है, ये ज़्यादा कॉमन है खासतौर पर मनोवैज्ञानिक रिसर्च में। सार्वभौमिक तरह की उपकल्पना, यूनिवर्सल, जिसमें क्या होता है कि आपने जो उपकल्पना बना ली उसमें आप हर एक चर पर हर समय उसको आप सत्य प्रूव कर पाएँ। ऐसी उपकल्पना जो हर समय हर स्थिति में सत्य साबित होती है, उसका सभी चरों पर हर समय प्रभाव एक जैसा रहता हो। और अस्तित्वात्मक या एग्जिस्टेंशियल जिसे कहते हैं, ये क्या करती है, ये कहती है कि अगर एक बार आप किसी घटना को सही साबित कर देते हैं तो आप उसको बाद में यूनिवर्सल मान सकते हैं। जो एक आगमनात्मक प्रणाली होती है हमारी निष्कर्ष निकालने की, एक साधारण वस्तु से, एक छोटे तथ्य से आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं, सामान्यीकरण कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, न्यूनतम किसी एक घटना में आपको उस चर पर वांछित प्रभाव देखने को मिल जाता है, आप उसको सामान्य धारणा बना लेते हैं। जैसे आपको अगर एक परिवार ऐसा मिल जाए जो 15,000 मासिक खर्च में काम चला रहा है और आप बोलते हैं कि हाँ इस सोसाइटी में सबका काम उस तरह से चल सकता है। क्यों करना होता है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में इतने सारे तथ्य होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतने सारे आप कह सकते हैं वेरिएंट होते हैं कि आप हर एक चीज़ को एक खांचे में फिट नहीं कर सकते। आपको कोई ना कोई जनरल रूल निकालना होता है और उसका तरीका यही होता है कि कुछ एक घटनाओं में आप उस चीज़ को सत्य साबित कर दें और वहाँ से फिर उसको एक जनरल रूल बना लें। तो इसीलिए सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में खासतौर पर एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस का अधिक उपयोग होता है। गुडे एंड हट ये एक और नाम है, बड़ा नाम है इसमें सोशल रिसर्च में, और इनकी बुक थी मेथड्स इन सोशल रिसर्च। वहाँ इन्होंने बात की है उपकल्पना के प्रकार की। तो 3 तरह की उपकल्पना ये बताते हैं। एक अनुभाविक एकरूपता से संबंधित, जो हमने अभी पीछे पढ़ी थी तात्विक उपकल्पना, वैसी ही है ये। ऐसी बातें जो सबको पता होती हैं, जिसके बारे में सबके अनुभव एक जैसे हैं। अनुभाविक एकरूपता, जिसके बारे में सबके अनुभव एक जैसे हैं, उस उपकल्पना को ये पहले प्रकार की उपकल्पना मानते हैं और इसका भी परीक्षण नहीं किया जाता है। जटिल या आदर्श प्रारूप से संबंधित उपकल्पना, जिसमें 2 या 2 से अधिक चर एक दूसरे पर डिपेंड करते हों, उनके व्यवहार से एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता हो और उसको परीक्षण करने की आवश्यकता होती हो, वो जटिल या आदर्श प्रारूप से संबंधित उपकल्पना होती है। और विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित, ये ज़्यादातर वैज्ञानिक जो शोध होते हैं, प्रयोगात्मक जो अनुसंधान होते हैं, उनमें प्रयोग की जाती है और इसमें चरों को कंट्रोल करके किसी एक चर को स्वतंत्र छोड़कर फिर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अब उपकल्पना के निर्माण में कठिनाइयाँ क्या आती हैं? उपकल्पनाएं बनाते समय कठिनाइयाँ ये आ सकती हैं कि जब आप सामाजिक अनुसंधान कर रहे हैं तो समाज में कोई ऐसे निश्चित सिद्धांत नहीं बने हैं जिनका संदर्भ लेकर आप रिसर्च कर पाएँ। बहुत बार ऐसा होगा कि आप जो क्वेश्चन लेकर चले हैं उसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं होता, उसके बारे में बात ही नहीं की गई होती है, उसके लिए कोई नियम कायदे या कोई पहले से रिसर्च नहीं होती है, तो आपके पास कोई संदर्भ नहीं होता है। अगर संदर्भ है भी तो ये हो सकता है कि आपके पास उसका ज्ञान ना हो, आप अगर रिसर्चर हैं उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। संदर्भ हो और हो सकता है कि आपको पता ना हो उसके बारे में। आपके पास संदर्भ है, आपको पता है, तो तीसरी कठिनाई ये आ सकती है कि आपको उसका तर्कपूर्ण प्रयोग करना नहीं आता हो। बहुत बार रिसर्च में ऐसा होता है कि हमें नॉलेज है, हमें पता है कि पहले इस तरह की रिसर्च हो चुकी है, लेकिन उस पहले वाली रिसर्च को, पहले वाले संदर्भ को हम अपनी रिसर्च में कैसे इस्तेमाल करें, ये हमें नहीं पता होता है। अध्ययन प्रविधियों की विविधता, अब समाज में जितनी विविधताएं हैं उतनी तरह के नए प्रश्न हैं और हो सकता है उनको एड्रेस करने के लिए, उन प्रश्नों पर बात करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए कोई प्रविधि पहले से बनी ही ना हो।
आपको पता ही ना हो कि इस अनुसंधान को किस तरह से कैरी आउट किया जाएगा, तो इसलिए आपको उपकल्पना निर्माण में कन्फ्यूज़न हो सकता है। ये था उपकल्पना पे एक रिवीजन टाइप वीडियो। यूजीसी नेट हमारा पोस्टपोन हुआ है 2 महीने लगभग। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में अलग अलग सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होने हैं, तो 2 महीने हैं, अच्छे से आप यूजीसी नेट की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।